आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है आज तक रेडियो का डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट। दिन भर देश दुनिया की सभी जरूरी खबरों पर बात होगी और एक्सपर्ट से जानेंगे उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है वो खबरें, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे गुजरात में भूपेंद्र पटेल के होने वाले कैबिनेट रीशफल और उसके बीच उठने वाली अंतर कलह की खबरों की। कौन से हैं वो चेहरे जिन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, बताएंगे आपको। उसके बाद बताएंगे कि क्यों स्विगी, जोमैटो जैसी ऑनलाइन कंपनियों से खाना मंगवाने के लिए आपको पहले से ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। फिर ले चलेंगे आपको मुजफ्फरनगर, जो भी किसान आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आपको सुनाएंगे। किसानों से दंगे में लगे मुकदमे, हाल के किसान आंदोलन और प्रदेश में चल रही सरकार के कामकाज पर लोगों की क्या राय है, आपको बताएंगे। और आखिर में आपको सुनाएंगे अफगानिस्तान महिला और पुरुष क्रिकेट के संघर्षों की कहानी। तो बात होगी इन सभी मुद्दों पर तफसील से। पहले सुनते हैं हेडलाइंस खुशबू से। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा है। आईटी टीम अभी सोनू के मुंबई स्थित दफ्तर पर मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अकाउंट बुक में गड़बड़ी के आरोपों के बाद आईटी की टीमों ने सोनू सूद और उनकी कंपनियों से जुड़ी 6 जगहों पर सर्वे किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को भी मंजूरी मिल गई है। सरकार ने ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए 26,058 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम की भी मंजूरी दे दी है। इसमें से 25,938 करोड़ रुपए ऑटोमोबाइल सेक्टर को दिए जाएंगे और 120 करोड़ रुपए ड्रोन इंडस्ट्री को दिए जाएंगे। गुजरात में मुख्यमंत्री बदलने के बाद नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कल दोपहर 1:30 बजे होगा। इसमें सभी पुराने मंत्रियों को हटाया जाएगा और 27 नए विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली या अमेठी की किसी सीट से मैदान में उतर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो प्रियंका गांधी परिवार की पहली सदस्य होंगी जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले गांधी परिवार के सभी सदस्यों ने सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ा है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगाने का निर्णय लिया है। उत्तर कोरिया ने आज 2 बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र में दागी। दोनों मिसाइलें जापान के पास जाकर गिरी, लेकिन ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर थी। नॉर्थ कोरिया ने यह कदम उस वक्त उठाया जब चीन के विदेश मंत्री साउथ कोरिया के दौरे पर हैं। 1 हफ्ते से भी कम समय में प्योंगयांग का ये दूसरा मिसाइल लॉन्च है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 की तुलना में साल 2020 में देश में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों के मामलों में उछाल आया है। साल 2020 में कुल 50,291 मामले दर्ज किए गए, जो 2019 की तुलना में 9.4% की बढ़ोतरी दर्शाता है। और आईपीएल का दूसरा दौर 19 सितंबर से यूएई में शुरू होगा। आईपीएल के दूसरे फेज से पहले क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब क्रिकेट फैंस स्टेडियम में जाकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। बीसीसीआई ने इस बारे में जानकारी दी है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो आज दिन भर की शुरुआत गुजरात से। हाल ही में राज्य को नए सीएम मिले हैं। भूपेंद्र पटेल उनका नाम है। विजय रूपाणी की छुट्टी करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। शपथ ग्रहण भी हो चुका है उनका। आज बारी उनके मंत्रियों के शपथ ग्रहण की थी। दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम शुरू होना था। राजभवन में शपथ समारोह के पोस्टर लग गए थे, मगर शपथ ग्रहण नहीं हो सका। पोस्टर जो लगे थे फाड़ दिए गए। वजह थी अंतर्कलह। जितनी आसानी और साफगोई से बीजेपी ने सीएम बदल दिया, उतनी आसानी से पूरी सरकार शायद बदल ना पाए, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि पार्टी ने करीब करीब सभी मंत्रियों को बदलने की तैयारी कर ली है। यहां तक कि नितिन पटेल और भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जैसे बड़े नेताओं को दरकिनार किए जाने की चर्चा है। इसके चलते स्टेट यूनिट के तमाम दिग्गज नेता नाराज बताए जा रहे हैं। कुछ नाराज नेता पूर्व सीएम विजय रूपाणी के घर पहुंचे और नई सरकार में मंत्री न बनाए जाने को लेकर विरोध भी दर्ज कराया। फिलहाल पार्टी में मंथन जारी है और गुरुवार को 1:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी को
पूरी की पूरी सरकार बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अचानक से ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गई जो पार्टी इतना बड़ा और व्यापक बदलाव करने पर तुली है? ये पूछा हमने गुजरात की राजनीति को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार अजय उमट से। देखिए, गुजरात जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी है और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि अगला चुनाव जीतने में उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन पिछली बार जो 182 में से 99 सीट्स बीजेपी की आई थी, उसकी जगह वो अपना प्रदर्शन जो है वो बेहतरीन करके 150 से ऊपर लाना चाहती है। पिछले 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने 3 अलग अलग एजेंसी से सर्वे करवाए थे और सर्वे में ये आया था कि पोस्ट कोविड जो एक इम्पैक्ट आया है, एक नेगेटिविटी आई है और गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पकड़ ढीली है, इस तरह के फीडबैक आते थे और उसकी वजह से पब्लिक में काफी नाराजगी दिखाई देती थी। इसलिए ऐसा फीडबैक आ रहा था कि विजय रूपाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो जीत सकती है, लेकिन जो 151 का उनका जो टारगेट है, लक्ष्यांक है, वो सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें चेहरा बदलना चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी को हटाना चाहिए और एंटी इनकम्बेंसी को हटाने के लिए न सिर्फ विजय रूपाणी या नितिन पटेल, लेकिन पूरी कैबिनेट के सभी चेहरे जो हैं वो बदलने का भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने एक निर्णय लिया था। हालांकि उस निर्णय से अब कुछ तबकों में, खास करके कोली कम्युनिटी, ठाकुर कम्युनिटी के नेताओं में और कांग्रेस पार्टी छोड़ के जो लोग भाजपा में आए थे, ऐसे 2-4 नेताओं के अंदर थोड़ी नाराजगी जरूर दिखने को मिलती है। लेकिन अब शपथ इसी की वजह से आज नहीं हो पाई और कल होगी। अजय जी, मंत्रियों की जो नई टीम बन रही है उसके जरिए किन समीकरणों को साधना चाहेगी बीजेपी, और जिन्हें साइडलाइन किया जा रहा है उनका भविष्य क्या होगा? उन्हें कहीं एडजस्ट किया जाएगा या उनका राजनीतिक करियर ओवर समझा जाए? देखिए, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कॉर्पोरेशन के चुनाव में ये नो रिपीट थियरी का एक एक्सपेरिमेंट किया था और पहले जूनागढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में किया था और उसके बाद बड़ौदा, सूरत, ये 2 शहरों में उन्होंने ये नो रिपीट थियरी का प्रोग्राम चलाया था। बाद में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये पाया कि जब चेहरे बदल दिए जाते हैं उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी भी खत्म होती है, क्योंकि मोदी जी का मानना था कि लोग भाजपा को चाहते हैं लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनके प्रति प्रजा को नाराजगी है, इसलिए वो एंटी इनकम्बेंसी डाउनलोड करने के लिए और नए चेहरे को चांस देने के लिए उन्होंने ये रणनीति बनाई है। इस बार गुजरात में कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया था कि जिनकी 3 टर्म हो गई है उनको टिकट नहीं मिलेगी, जो 60 ईयर्स से ऊपर है उनको टर्म टिकट नहीं मिलेगी और उस क्राइटेरिया को बीजेपी ने बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया था और उस क्राइटेरिया की वजह से बीजेपी को 90% से ज्यादा सीट्स में विजय हासिल हुई थी और ऑल 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, जामनगर और भावनगर एंड जूनागढ़, ये सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को विजय भी हासिल हुई थी। इसलिए बीजेपी सोचती है कि मंत्रिमंडल में भी चूंकि अब इलेक्शन मोड में ऑलमोस्ट एंटर हो चुके हैं, तो एक तरफ पटेल समुदाय को भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड खुश करना चाहता था और दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी हटाने के लिए हर एक चेहरे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, किन नेताओं को नए कैबिनेट में जगह मिलने के आसार हैं? कुछ ऐसे नाम जो चर्चा में है, आप लेना चाहेंगे? देखो, नाम का स्पेकुलेशन मैं इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा सरप्राइज आता है। जैसे चीफ मिनिस्टर का नाम, हर एक चैनल जो 10 नाम चलते थे उस 10 नाम में से एक भी नाम नहीं आया। जैसे उस वक्त नाम चलता था मनसुख मांडविया बन सकते हैं, रूपाला बन सकते हैं, गोवर्धन जगतिया बन सकते हैं, नितिन भाई को प्रमोशन मिल सकता है, प्रफुल्ल पटेल आ सकते हैं, CR पाटिल बन सकते हैं, प्रदीप सिंह जाडेजा CM बन सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें काफी सरप्राइज आते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ, जो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि रूपाणी को बदल के किसी पटेल को बनाया जाएगा, उसी तरह से अब जो कैबिनेट की रचना होगी उसमें ज्ञातिगत समीकरण जो संतुलित ज्ञातिगत इक्वेशन जो है उसको संतुलित करने की कोशिश की जाएगी। ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड पटेल कम्युनिटी के लोगों को काफी महत्व दिया जाएगा, जिसकी वजह से अगले चुनाव में एक जैसे पॉलिटिकल इक्वेशन जो हो कास्ट वाइज उसको सेट कर सकें। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया अजय उमट। अब बात उस खबर पर जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। कोरोना के दौर में कई लोगों ने बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने के बजाय घर पर खाना ऑर्डर किया, यानी ऑनलाइन फूड डिलीवरी।
इनमें स्विगी और जोमैटो से तो कभी ना कभी आपने भी खाना मंगाया होगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी आने वाले दिनों में महंगी हो सकती है। जीएसटी काउंसिल कमेटी ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस पर कम से कम 5% टैक्स लगाया जा सकता है। शुक्रवार यानी कि 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल कमेटी की बैठक में इस पर बात की जा सकती है और इस बैठक से एक खबर और भी चर्चा में है और वो ये कि इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने पर विचार हो सकता है। और अगर कुछ बात बनती है तो इतने दिन से जो पेट्रोल डीजल की मार हम झेल रहे हैं उसके दाम कुछ कम भी होंगे और देश भर में एक जैसे ही रेट रहेंगे। ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, इसकी बात पिछले 1-1.5 साल से ज्यादा सुर्खियों में रही। तो सरकार का पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में रखने वाली बात में कितनी सच्चाई है और अगर ऐसा मीटिंग में तय होता है तो इसका स्वरूप क्या हो सकता है, ये पूछा मैंने इंडिया टुडे के एसोसिएट एडिटर और फाइनेंशियल खबरों के जानकार शुभम शंखधर से। जी देखिए, जब जब ये जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तब ये बात उठती है, ये मुद्दा उठता है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाना चाहिए। लेकिन हमको ये समझना होगा कि अभी मौजूदा परिस्थिति में ये करना उतना आसान नहीं होगा। दरअसल ये अगर इतना ही आसान होता तो जब अच्छे दिन थे, अच्छे दिन से मेरा मतलब है जब अर्थव्यवस्था पटरी पर थी, जब चीजें बेहतर थी, राज्य इससे बेहतर स्थिति में थे जिसमें वो अब हैं राजस्व की दृष्टि से, तब ये निर्णय लिया जा सकता था। क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनको पेट्रोल डीजल से जिनके रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा आता है, एक बड़ा हिस्सा उनका डिपेंडेंट है एल्कोहल पर और पेट्रोल डीजल पर, इन दो चीजों पर। तो हमें ये समझना होगा कि अगर सरकार को ऐसा कुछ करना है कि अगर वो जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाना चाहती है तो सबसे पहले उसको अपने जो खजाने हैं, अपना जो राजस्व है उसको अच्छी स्थिति में लाना होगा, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र हो। कोविड के बाद तमाम ऐसी गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां जिनसे न केवल बड़े व्यापार को हानि हुई है, उनका कहीं ना कहीं असर सरकार के आप टैक्स कलेक्शन में भी देखने को आपको दिख सकता है। जैसे आप कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन देखिए, गिरा है, उसी की वजह है कि पेट्रोल डीजल पर सरकार लगातार ड्यूटी बढ़ा रही है और राजस्व को बटोर रही है। वही वजह है कि हम और आप 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं या डीजल भी हम 90 रुपए से ज्यादा की कीमत पर खरीद रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में दरअसल अभी ये मुद्दा उठेगा, मुझे इस पर संशय है। और अगर आपका दूसरा बात की उठेगा तो इसका स्वरूप कैसा होगा? स्वरूप तो तब होगा जब हम इस बात पर अमल करें कि ये लाया भी जा सकता है, नहीं क्या भी इसकी टाइमिंग सही है, पहली बात। दूसरी बात, पेट्रोल डीजल को लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो जिस पर सबसे पहले जिसका हल हमें ढूंढना होगा वो होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अभी कोई भी बिजनेस जो भी खर्च करता है, मान लीजिए कि अगर मैं एक कंपनी हूं और मैं कोई सामान बेच रहा हूं, उस पर मैं 18% जीएसटी ले रहा हूं, तो सरकार ये कहती है कि ठीक है, अगर आपने 100 रुपए की चीज पर 18 रुपए जीएसटी लिया है तो 100 रुपए तो आपके हैं, 18 रुपए आप हमको जमा कर दीजिए। लेकिन अगर आपने कहीं बिजनेस की किसी एक्टिविटी में वो पैसा खर्च कर और जीएसटी 18 रुपए कहीं और भरा है, तो ये 18 रुपए आप हमको मत दीजिए, ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। यानी कि आपने जो जीएसटी खर्च किया, व्यापार की लागत लगाई, वो आपका, ये 18 रुपए आपका हो गया। क्या पेट्रोल डीजल में ऐसा हो पाएगा? पेट्रोल डीजल में जिस लेवल पर टैक्स लगता है, पेट्रोल डीजल की तो खपत भी बहुत ज्यादा होती है बहुत सारी कंपनियों में। ट्रांसपोर्ट बिजनेस देखिए, होटल बिजनेस देखिए, टैक्सी बिजनेस देखिए, अगर ये या बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां देखिए, वहां तो पेट्रोल डीजल की खपत सबसे बड़ा खर्चा होता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे दिए जाएंगे? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं खुशबू, जो मुझे लगता है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में अभी पेट्रोल डीजल पर चर्चा का शायद सही समय नहीं, और अगर लाना है तो उससे पहले कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिनका हल हमें खोजना होगा। अच्छा, ऑनलाइन फूड डिलीवरी महंगी होने की भी खबर है, लेकिन इसे लेकर अभी कुछ बहुत स्पष्ट नहीं है। तो एक बार आप ये बता सकें कि पहले से ऑनलाइन खाना मंगाने को लेकर जीएसटी कितना लगता है इस मौजूदा वक्त में, और आगे इस मीटिंग में किस तरह के बदलाव होने हैं जिसे ये कहा जा रहा है कि फूड डिलीवरी अब महंगी हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले सवाल के जवाब में भी बताया कि जो सरकार के राजस्व की स्थिति है वो निश्चित तौर पर बेहतर नहीं है। अभी करीब करीब आप देखें तो 2000 करोड़ का लॉस है, जीएसटी का लॉस का अनुमान है 19-20 और 20-21 के फाइनेंशियल ईयर के बीच। अब अगर ये लॉस आपको कवर करना है तो आप सरकार उन्हीं जगहों पर, उन्हीं बिजनेसेस पर ये टैक्स लगा सकती है जहां पर अभी टैक्स नहीं लग रहा है या कम है, तो उसको बढ़ा सकती है। फूड बिजनेस उसको एक ऐसा बिजनेस दिख रहा है, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने होटल रेस्टोरेंट में जाना बंद किया है, बट ऑनलाइन ऑर्डर करना या पैक एंड गो की सर्विस जो है, इस तरीके की सर्विसेज चल रही हैं। तो
बहुत सारे रेस्टोरेंट अभी ऐसे हैं जो जीएसटी नहीं भर रहे हैं या इस तरीके के बिजनेस में टैक्स को लेकर बहुत क्लियर नियम नहीं है। तो अगर स्विगी या जोमेटो जैसे एग्रीगेटर पर आप टैक्स लगा देंगे तो वहां से सरकार को एक टैक्स का रेवेन्यू बढ़ सकता है, मिल सकता है। चर्चा है, रिकमेंडेशन है फिटमेंट पैनल की कि फूड एग्रीगेटर क्लासिफाइड होने चाहिए ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू और उनको जीएसटी पे करना चाहिए रेस्टोरेंट के बिहाफ पर, कि अगर वो रेस्टोरेंट से कोई खाना ऑर्डर करते हैं तो वहां पर जीएसटी का हिस्सा होना चाहिए। मतलब खाना भले वो आपको पहुंचाएं लेकिन सरकार को जीएसटी पहुंचा दें। तो हमको ये देखना होगा कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, सरकार को टैक्स लगाने में कोई देर नहीं लगेगी। अगर सरकार चाहेगी और इस बिजनेस में अगर सरकार को स्कोप दिखता है तो निश्चित तौर पर यहाँ टैक्स लगेगा, और टैक्स लगेगा तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पे घर पहुंचने वाला खाना जो है वो थोड़ा महंगा पहुंचेगा। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इंपॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। शायर हुए हैं कृष्ण बिहारी नूर और उन्होंने लिखा है कि जिसके कारण फसाद होते हैं उसका कोई अता पता ही नहीं। आप कोई भी दंगे फसादात को उठाकर देख लीजिए, बरसों बीत जाते हैं, वो एक अफवाह जहां से दंगे आकार लेते हैं उसका अता पता शायद ही लग पाता है। साल 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा शायद ही कोई भूला हो। जो तपिश उठी इस आग से, उस पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कमोबेश अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। इस दौरान किसानों पर भी आरोप लगे थे, वो अब किस हाल में हैं। साथ ही इन दिनों किसान महापंचायत के बाद से मुजफ्फरनगर किसान आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार कुणाल ने यहाँ के किसानों से दंगे में लगे मुकदमे, हाल के किसान आंदोलन और प्रदेश में चल रही सरकार के कामकाज पर बात की। सुनिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे साथ गांव पिन्ना है और उसके बहुत सारे लोग हमारे साथ इस वक्त हैं। और आपको ये बताएं कि ये वो इलाका भी है जिसने 2013 में दंगों का दंश भी झेला है। ऐसा नहीं है तो बहुत सारी चीजें जब वोटर डिसाइड करेगा, बहुत सारी बातें हैं, किसान आंदोलन भी है। हम शुरू करते हैं। ये बताइए कि जो किसान आंदोलन है, महापंचायत हुई, क्या असर हुआ, किस तरीके का माहौल है? सरकार के खिलाफ जा रहा सारा श्रेय। लगातार महंगाई की तरफ को डीजल, पेट्रोल, आपको सब जानकारी है। तो आने वाले समय में हो जाए कुछ भी, मगर खिलाफ काफी लोग रहेंगे भाजपा के। अच्छा, थोड़ा महिलाओं से भी पूछ लेते हैं क्योंकि महिलाएं भी हैं, क्यों वो भी आधी आबादी है हमारी और उनकी भी बात बहुत मायने रखती है। छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई है, लिखाई है, कुछ रोजगार नहीं किसी औरत के लिए रोजगार है, नहीं आदमी के लिए। 4 बच्चे हैं, खाने के लिए चाहिए, न पहनने के लिए चाहिए, और किसी चीज की सुविधा नहीं। अब भी झोपड़ी है, इस टाइम में आप जाके उन झोपड़ियों का फोटो ले सकते हो, किस हाल में वो झोपड़ियां हैं। कैसे हम 4 बच्चों को लेके पड़े हैं, रोज बारिश होती है, वो चोती है, उसकी वजह से बच्चे इतने बीमार होते हैं। ये जमीनी स्थिति है। जब आप जाएंगे तो कई लोग कहते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है तो मुजफ्फरनगर में किसानी से जुड़ा मुद्दा होगा। कई लोग कहते हैं कि जो 2013 में दंगे हुए थे उससे जुड़ा मुद्दा होगा। लेकिन ये महिलाओं का दर्द सुनिए तो आपको असली बात पता चलेगी। बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, घर नहीं है, सरकार से मदद नहीं है, ये तमाम चीजें हैं। क्या लगता है, पंचायत हुई, पंचायत में कुछ नारे भी लगे, उस नारे को लेकर के क्या रिएक्शन? नारे तो लगते ही रहे जी इस पंचायत में, ये तो अपने तो लगा नहीं पड़ा किसान आंदोलन के। लेकिन किसान आंदोलन में अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव का नारा लगा। हिंदू मुस्लिम एकता तो रहेगी, जब तो भाजपा हटाई जाएगी। लेकिन बात तो ये भी हुई थी ना क्या कि 2013 में इस इलाके में माहौल भी बिगड़ा था। वो तो उनकी नीति थी जी वोट डालने की, भाजपा की। ये है कि क्या लगता है, क्या है ये जो रिएक्शन है, क्या रिएक्शन 2013 का अभी भी बचा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी 2013 के दंगे में आई थी, इसलिए आई थी कि हिंदुत्व की बात करेंगे। जब हिंदुत्व की बात का नंबर आया
तो खुलेआम गुंडागर्दी होनी शुरू हो गई, लॉ एंड ऑर्डर फ्लो होने शुरू हो गए। जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो धरातल पर आकर वो डैमेज हो जाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने कृषि यंत्र घोटाला, इतना बड़ा कई करोड़ का घोटाला है, जो कृषि यंत्र में भी लघु सीमांत किसानों को देकर लग्जरी गाड़ी में बैठने वाले, टैक्स पे करने वाले लोगों को जब योजना बढ़ती है 2000, जब किसान को 2000 के खाते में सही नहीं आती है, टैक्स पे करने वालों को वो योजना का लाभ दिया जाता है, तो सरकारी प्रणाली जो है वो भ्रष्ट है। उसमें उसके सिस्टम प्रणाली जितनी भ्रष्ट ज्यादा होगी उतना ही सरकार को बदनामी झेलनी पड़ेगी। आज सच्चाई है कि जब आप किसान को अपने गन्ने का समय पे भुगतान न मिलना, उसकी पर्ची समय पर आना, जब उसे गन्ने का एक 20 रुपए की बोतल बेचने वाला वो 20.25 में नहीं बेच सकता, और हमें यह भी नहीं पता कि हमारा गन्ने का रेट क्या है, हम अपने गन्ने का रेट स्वयं निर्धारित नहीं कर सकते, तो इससे बड़ी श्रम की क्या बात। स्वामीनाथन आयोग नहीं मिला, स्वामीनाथन आयोग की जिसकी भारतीय जनता पार्टी आई थी, ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी स्वामीनाथन आयोग लागू कर देगी। आज किसान जो 9 महीने से वहां झेल रहा ना, वो स्वामीनाथन आयोग न लागू करने का सबसे बड़ा खामियाजा सरकार। हम जब बात क्या लगता है तो विकल्प क्या है, किसको दोगे? अगर बीजेपी नहीं चली, आप लोग बीजेपी को कहते हो वोट दिया था। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आमतौर पर जनता से धरातल पर जुड़ कर पब्लिक काम नहीं कर रही। पब्लिक से धरती पर जुड़ कर काम नहीं करते। इतनी महंगाई आ गई है कि हर चीज पे महंगाई है, तेल, दवाई और ये तुम्हारे खाने पीने की सब चीजों पे महंगाई आ गई एकदम। बिल्कुल रहेगा। तो ये जाटों का गांव है, ये जाट जो हमारे साथ है किन्ना के गांव की, तो ये कह रहे हैं कि किसान की लड़ाई है, इस बार हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, पिन्ना गांव। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद बहुत कुछ उथल पुथल हुआ है। अफगानी लोगों के जीवन जीने के तरीके निर्धारित करते तालिबानी फरमान रोज ही खबरों में है। ऐसे में एक और खबर भी थी, तालिबान ने महिलाओं को क्रिकेट खेलने से मना कर दिया, यानी महिला क्रिकेट को प्रतिबंधित कर दिया गया। जाहिर है उसकी मंशा क्लियर थी कि महिलाओं को रसोई तक ही सीमित रखना है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड की एक प्रतिक्रिया आती है। ऑस्ट्रेलिया कहता है कि अगर तालिबान अफगानी महिला क्रिकेट टीम को खेलने की इजाजत नहीं देता है तो हम पुरुष क्रिकेट टीम को भी बैन कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया का रुख स्पष्ट था, नो मैच विद मेन टीम अंटिल वुमेन प्लेयर्स आर अलाउड टू प्ले। अब अफगानिस्तान के पुरुष टीम के भी खेलने को लेकर उसके संघर्ष किसी से छुपे नहीं है। एक अस्थिर मुल्क जो केवल धमाकों के लिए खबरों में हो, वहां के खिलाड़ी आज विश्व भर में घूमकर क्रिकेट खेल रहे थे। ये मुमकिन था सिर्फ उनके प्रयासों से ही। तो क्या रही है अब तक के अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की उपलब्धियां और किन संघर्षों से गुजरकर वो टीम यहां तक पहुंची है, ये सब मैंने पूछा इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों पर किताब लिख चुके लेखक विजय लोकपल्ली से। अफगानिस्तान आपको याद हो फुटबॉल के लिए ज्यादा जानी जाती थी, फिर हुआ ये कि उनके कुछ एक खिलाड़ी जाके उन्होंने पाकिस्तान में जाके उन्होंने सीखा और वहां पे उनको लगा कि ये खेल में उनको शोहरत मिल सकती है। मेहनत की उन्होंने, उनके अपने यहाँ सहूलियतें नहीं थी, स्टेडियम ही नहीं थे, ग्राउंड नहीं थे, पिच मैटिंग पिच ज्यादा होती थी, टर्फ पिचेस कम होती थी, लेकिन एक जुनून था उनको, क्योंकि क्रिकेट से उनको ये मालूम था कि एक अच्छा लाइफ उनको मिल सकता है। क्रिकेट में पैसा बहुत है, अगर आप अच्छा खेलेंगे तो आप ऊपर जाएंगे। और फिर ऐसा हुआ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कहूँगा, जो सबसे जरूरी जो उनको हेल्प मिली जिससे उनकी क्रिकेट ऊपर आए, वो उनको मिली भारत से। भारतीय सरकार ने भी, और अगर आप देखें बीसीसीआई ने भी उनको बहुत सपोर्ट किया जो है कि उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। अगर आपको याद हो, नोएडा का एक स्टेडियम है जो उनके लिए होम ग्राउंड बनाया गया और अफगानिस्तान की टीम वहां पे आके नोएडा में रुकती थी और उस स्टेडियम में प्रैक्टिस करती थी। कुछ एक उन्होंने अपने इंटरनेशनल मैचेस भी खेले वहां पे नोएडा के स्टेडियम में। तो मैं कहूँगा बहुत उनके लिए कठिन दौर था, लेकिन आप देखिए कितनी मेहनत से, कितनी लगन से वो लोग इस मकाम पे पहुंचे हैं कि उनके कुछ एक खिलाड़ी, खास करके आप रशीद खान देखिए, किसी भी टीम में इस वक्त वर्ल्ड की किसी भी टीम में उनको शुमार हो सकता है। उनकी इतनी काबिलियत है, इतना टैलेंट है। हर कोई चाहता है कि हर कोई फ्रेंचाइजी चाहता है रशीद खान हमारी टीम में आके खेले। अगर आप देखें पूरी दुनिया में उनको इनवाइट है कि आप यहाँ पे आके स्टार बनिए। और रशीद खान की जो मैं कहूँगा कामयाबी है, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर का अफगानिस्तान में टैलेंट अवेलेबल है। और रशीद खान जैसे वहाँ बहुत खिलाड़ी हैं जो आगे आ सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि इस वक्त अफगानिस्तान के लिए ये अच्छा दौर है। इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट मैच खेलते हैं, T20 खेलते हैं, तो मुझे खुशी है कि वर्ल्ड क्रिकेट में एक अफगानिस्तान जैसी एक्साइटिंग टीम है। अच्छा विजय जी, ऑस्ट्रेलिया का ये फैसला कि अफगानी पुरुष टीम को भी बैन कर देंगे जो संघर्ष करके अपनी एक्सेप्टेंस बना पाई है, केवल इसलिए कि महिला टीम को भी तालिबान अलाउड करे, ये कितना सही है? यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप देखें पूरी दुनिया में उन्होंने, अगर आपको याद हो, ICC ने ये कहा था कि जो महिला क्रिकेट है उनको पुरुष क्रिकेट के साथ शामिल किया जाए, एक ही क्रिकेट बोर्ड हो, ये ना हो कि महिलाओं का अलग क्रिकेट बोर्ड और पुरुषों का अलग बोर्ड। तो आपको याद होगा काफी टाइम बाद BCCI ने भी ये माना और उन्होंने जो है जो पहले वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया होती थी उनको अपने साथ मिला के अब एक ही क्रिकेट हो गया। तो एक ही क्रिकेट बोर्ड के छत्र छाया में महिलाएं भी खेलती हैं, पुरुष भी खेलती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी यही है। ऑस्ट्रेलिया में वुमेन्स क्रिकेट को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं वो लोग। अगर आप देखें वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, उनकी पेमेंट भी अच्छी है, उनको अच्छे ग्राउंड्स पे खेलने को मिलता है, उनके बहुत सारे क्रिकेट के टूर्स होते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट उनका इतना सुंदर है ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप देखें महिलाओं के लिए बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो उनको लगा कि हम ऐसे एसोसिएशन से हमको नहीं जुड़ना है जहाँ पे महिलाओं को जो है पूरी फैसिलिटीज से वंचित किया जाएगा या उनको खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से उनका सपोर्ट है महिला क्रिकेट को। मैं ऐसे देखता हूँ कि प्रेशर है अफगानिस्तान पे, आप अपने महिला क्रिकेट को खेलने दीजिए, तब आके हम आपके साथ पुरुष क्रिकेट खेलेंगे, नहीं तो हम नहीं खेलेंगे। और एक स्टेज आएगा कि हो सकता है अफगानिस्तान पे प्रेशर बनेगा, ये सब जैसे ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है कि आपको महिला क्रिकेट को उतना ही इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, उनके लिए क्रिकेट करानी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ एक तरीके से एक फोर्सफुल स्टेप लिया है उन्होंने। बेशक कईयों को पसंद नहीं आएगा कि ये क्या है भाई, इस चक्कर में पुरुषों के साथ मैच नहीं होगा, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड इस तरीके से अफगानिस्तान की जो महिलाएं हैं उनको अपना सपोर्ट दे रही है। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया विजय लोकपल्ली। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब दिन भर को यहीं खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको हमारा पॉडकास्ट बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। सोशल मीडिया के झरोखों से भी हमारी तरफ झांकिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब कीजिए आज तक रेडियो को। आज के पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थी खुशबू और साउंड डिजाइन किया है अमृत रेगी ने। और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।